हेलो दोस्तों। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीआईबी विथ मी में स्वागत है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग जो कि सीआईबी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है के मॉड्यूल डी का यूनिट 15 को जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है का पार्ट 1 शुरू करेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से हमें पता है कि किसी चीज़ की सुरक्षा, किसी दूसरे से उसको बचाने को सिक्योरिटी कहते हैं। तो इसी तरह जैसे हम अपने घरों की, अपने सामान की, गुड्स की, सर्विसेज की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह हमें कंप्यूटर की भी सुरक्षा करनी होती है दूसरों से उसको बचाने के लिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में हमारा इंफॉर्मेशन सेव होता है। इसमें इज़ कंसर्न्ड विथ थ्री मेन एरियाज। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो उसके तीन मेन एरियाज हैं जिनकी हमें सिक्योरिटी करनी होती है। पहला है कॉन्फिडेंशियल, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी। अब समझेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ओनली अथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस द डेटा, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब हो गया कि केवल हम अथराइज्ड जो पर्सन है, जिसको मतलब उसको अथॉरिटी दी गई है कि केवल यही पर्सन्स उस डेटा को, रिसोर्स या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, बाकी लोग ना कर सके, उसे कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। अब इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब हो गया ओनली अथराइज्ड यूज़र, ओनली अथराइज्ड यूज़र कैन शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा व्हेन नीडेड। मतलब जिनको, ऐसे यूज़र्स जिनको मॉडिफाई करने का परमिशन दिया गया है, जिनको अथॉरिटी दी गई है, केवल वही लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मतलब जिसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन आईडी है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उसको मॉडिफाई करने का, केवल वही उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम इंटीग्रिटी बोलते हैं। तीसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया डेटा शुड बी अवेलेबल टू यूज़र्स व्हेन नीडेड। मतलब डेटा हमारा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए यूज़र्स के लिए जब भी उसको ज़रूरत हो। मतलब 24 आवर्स 7 डेज़, किसी भी समय अगर हमें ज़रूरत हो हम उसे एक्सेस कर सकें, उसी को बोलते हैं अवेलेबिलिटी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि तीन पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कि ऐसे अथराइज्ड यूज़र जिनको एक्सेस है केवल वही डेटा, रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि अथराइज्ड यूज़र केवल उस डेटा को मॉडिफाई कर सकें। अवेलेबिलिटी का मतलब वही डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऑल ऑल द थ्री एरियाज आर क्रिटिकल फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये तीनों एरियाज बहुत ही क्रिटिकल हैं। अगर इसमें कोई भी एक में ब्रीच होगा तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आगे है कॉन्फिडेंशियलिटी डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ डेटा थेफ्ट सच एज बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ईटीसी। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी किससे डील करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी डील करती है विथ प्रिवेंशन ऑफ डेटा थेफ्ट सच एज बैंक अकाउंट। जैसे हमारा डेटा को चोरी होने से बचाना, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई, पासवर्ड्स हो गए, इन सब को बचाने को ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी रिफर्स टू प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेटा क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड डेटा। सपोज कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, अगर ये इंटीग्रिटी ना हो तो क्या होगा, कोई भी उस डेटा को, आपका बैलेंस है 1 लाख, कोई उसे 10,000 कर सकता है, कोई उसको 500 ही कर सकता है या नील भी कर सकता है। तो ये इंटीग्रिटी इसको डिफाइन करती है कि केवल जिसके पास अथराइज्ड एक्सेस है वही केवल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट द अथराइज्ड यूजर्स आर एबल टू एक्सेस डेटा व्हेन एवर नीडेड। मतलब जब भी उस डेटा की ज़रूरत हो तो अथराइज्ड यूज़र उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट है, आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल है ऑल द टाइम्स। ये इसको इंश्योर करता है। अब आगे अगला है फिजिकल सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी भी कई टाइप की होती है। अब कैसी सिक्योरिटी होगी, फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब जिसको हम टच करके ले सकते हैं, वो सिक्योरिटी
जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो फिजिकल सिक्योरिटी में आएगी। फिजिकल सिक्योरिटी means of controlling physical access to information system is to prevent unauthorized persons from getting near enough to exploit vulnerability। इसका मतलब ये हो गया कि ये फिजिकल सिक्योरिटी जो होती है वो हमारा कंट्रोल करती है किसी को इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में, ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको क्या ना कर सके, उसको उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। इसको रोकने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी होती है। द लेयर ऑफ सिक्योरिटी अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम आर सोन इन फिगर। अब जो हमारे कंप्यूटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उनके लिए ये सिक्योरिटीज होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे हमारा ये सिक्योर डेटा है, ये हमारा सिक्योर डेटा है। अब इसमें सबसे बाहर में क्या होगा? इंट्रूजन प्रिवेंशन हो गया, किसी को वहाँ तक पहुँचने में रोकने के लिए, पहला हो गया। फिर इंट्रूजन डिटेक्शन, मान लो कोई वहाँ तक अंदर तक पहुँच गया तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। फिर मान लीजिए वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर वो और हार्डवेयर एक्सेस कंट्रोल, फिर हार्डवेयर को वो एक्सेस ना कर पाए, इसको कंट्रोल करेंगे। अगर हार्डवेयर तक पहुँच गया तो हम एक अगला जो सिक्योरिटी होगा वो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, फिर वो उसको नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके। अगर वहाँ तक भी पहुँच गया तो फिर सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर सके। इस तरह ये कुल मिला के 5 एक्सेस कंट्रोल हैं। ये हमें डिफाइन करते हैं कि ऐसा करने से वो उसका फिजिकल सिक्योरिटी को रोकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ सिक्योरिटी। द इंट्रूजन प्रिवेंशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व लॉकिंग, गार्डिंग, लाइटनिंग एंड ऑटोमेटेड एंट्री बोथ्स। इंट्रूजन प्रिवेंशन जो कि यहाँ पहला पार्ट है, इसमें हम किसी को वहाँ तक पहुँचने के लिए, रोकने के लिए कई सारे फीचर्स यूज़ करते हैं। जैसे लॉकिंग, हम डोर को लॉक कर सकते हैं, गार्ड को वहाँ रख सकते हैं, प्रॉपर लाइटनिंग कर सकते हैं ताकि कोई भी जाए तो हमें पता चले, एंड ऑटोमेटेड एंट्री बूथ्स, और ऑटोमेटिक एंट्री बूथ्स होते हैं जो कि बिना ये यूज़र आईडी एक्सेस कार्ड के वो एंट्री नहीं देते हैं। अगला है द इंट्रूजन डिटेक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब मान लीजिए कोई पहले स्टेप्स को पार कर गया, इंट्रूजन प्रिवेंशंस हमारा फेल हो गया, तब फिर उसके लिए क्या करेंगे? अब डिटेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए वहाँ तक कोई पहुँच गया तो हमें इससे पहले कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो तो हमें पता चल जाना चाहिए। उसके लिए डिस्टर्बेंस सेंसर, पहला हो गया डिस्टर्बेंस सेंसर। जैसे भी कुछ भी डिस्टर्ब हुआ उस वो सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे डिटेक्शन सेंसर्स कॉमनली आर फेंस माउंटेड, ये क्या होते हैं? कहीं दीवार पे या कहीं पर लगे होते हैं, जैसे वहाँ पर कोई हलचल होती है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अगला है बैरियर डिटेक्टर्स। This device sends forth a continuous beam of energy, a break in which indicates intruder penetration। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बैरियर डिटेक्टर्स लगे होते हैं इसमें से एक कंटिन्यूस बीम, एक लाइट निकलती रहती है। जैसे ही उसके बीच में कोई आएगा और वो लाइट उस डेस्टिनेशन पे पड़ना बंद होती है, वैसे इसमें अलार्म बजने लगता है। अगला है रेड लाइन सेंसर्स। दीज आर अंडरग्राउंडेड केबल्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू सेंस प्रेशर्स, सिस्मिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो सेंसर्स लगे होते हैं ये ग्राउंडेड होते हैं, ज़मीन में लगे होते हैं। इसमें केबल होता है, ये प्रेशर्स को फील करते हैं या हलचल, सिस्मिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स, इस तरह के कोई सिग्नल्स आते हैं तो ये अलार्म्स बज उठते हैं। अगला है कैपेसिटी सेंसर। इन दिस सेंसर्स a physically presence in near vicinity triggers corresponding changes in dielectric characteristics in the field between capacitors plates। इसमें कैपेसिटर्स के प्लेट्स लगे होते हैं। जब भी कोई फिजिकली वो उसके नज़दीक में जाता है तो ये डाइलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक होती है, इनके गुण होते हैं, जिससे ये इसमें एक तरीका का अलार्म ट्रिगर हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कोई वहाँ पर अंदर गया हुआ है। अगला है सर्विलांस। इसको तो हम सब ने देखा होगा। यूज़ ऑफ रेडार आर क्लोज सर्किट टीबी। सीसीटीबी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टीबी। इसका मतलब ये हो गया कि सीसीटीवी लगा होता है जिससे हम कौन कौन सी हलचल हो रही है, कौन जा रहा है, ये रिकॉर्ड होता रहता है। डेटा एंड डेटाबेस आर backed up regularly and should be stored in a safe and secure place। इसको बचाने के लिए इसमें क्या होता है, सीसीटीवी में डेटा हमेशा हमारा बैकअप होता रहता है, सेव होता रहता है और सिक्योर प्लेस पे रखा हुआ होता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शुड बी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। और हमें सिक्योरिटी में और क्या होना चाहिए,
जो हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो क्रूशियल हमारा डेटा है, वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। अगला है इंस्टॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम टू प्रोटेक्ट द प्रेमाइसेस एंड कंटेंट्स। जो भी हमारा एरिया है जहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर करना है, उसमें हमें हमेशा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स जो अभी हमने पढ़े ये इंस्टॉल करके रखना चाहिए। अभी कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शंस हो गया, डिस्टर्बेंस सेंसर हो गया। इसमें क्या होता है कि एक तरह का डिटेक्शन सेंसर होता है, जब भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई हलचल होती है तो ये बज उठते हैं। बैरियर सेंसर, बैरियर डिटेक्टर्स, एक तरह के कॉन्टीन्यूस बीम चलती रहती है। उस बीम्स में उस लाइट में अगर कोई भी ब्रेक होता है तो ये डिटेक्ट करने लगते हैं और ये अलार्म बज उठता है। ब्रेड लाइन सेंसर, इसमें क्या होता है, ये प्रेशर्स को फील करते हैं, ये ज़मीन में लगे हुए होते हैं, जैसे ही कोई प्रेशर्स होता है या इसके कोई नज़दीक पहुंचता है तो ये बज उठते हैं। कैपेसिटेंस सेंसर्स, इसमें अगर कोई उसके नज़दीक पहुंचता है या ट्रिगर्स होता है तो ये ऑटोमेटिक डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसमें अलार्म बज उठता है। अगला है सीसीटीवी। सीसीटीवी हमने सब ने देखा है, तो सीसीटीवी में डेटा कंटिन्यूस बैकअप होता रहता है, रेगुलरली सेव होता रहता है, और जो सेव डेटा है वो सिक्योर प्लेस पे होना चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, और इस सब को रोकने के लिए हमें इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम इसीलिए यूज़ होता है। अगला है पावर सप्लाई। जो माइनर फ्लैक्चुएशन इन द पावर सप्लाई टू कंप्यूटिंग इक्विपमेंट कैन रिजल्ट इन लॉस आर करप्शन ऑफ डेटा एंड लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब हमारी जो पावर सप्लाई है वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं और उसमें सेव डेटा अगर हमने बैकअप नहीं किया है तो वो लॉस्ट हो जाते हैं। अगला है डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी। जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी हम कैसे करें। तो पहला स्टेप है मेक इन्वेंट्री ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक हमें इन्वेंट्री प्रॉपर फाइलिंग करनी होती है, उनको कहीं पर लिख के रखना होता है कि ये हमारे इन्वेंट्री हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं उनका। आइडेंटिफाई विच डिपार्टमेंट्स एंड आर एम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वाइटल रिकॉर्ड्स। और हमें इसका एक लेखा जोखा रखना चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा रिस्पॉन्सिबल वर्क, कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क करता है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। फिर कंडक्ट पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ ऑल वाइटल रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट दे आर स्टिल वैलिड। और हमें प्रॉपरली पीरियोडिक जो है रीअसेसमेंट करते रहना चाहिए, ताकि जिससे हमें पता चले कि वो रिकॉर्ड वैलिड हैं, कब तक हैं। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी एक डेडलाइंस होती है, 1 साल के लिए वो वैलिड हैं, 2 साल के लिए हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हमें प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए। कभी होता है कि हमने चेक नहीं किया और वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो भी एक तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच है। अब आगे है कंसीडर ट्रांसफरिंग वाइटल रिकॉर्ड्स टू माइक्रोफिल्म और CD रोम। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा वाइटल रिकॉर्ड्स है, जो बहुत अति आवश्यक रिकॉर्ड्स है, उसको हमें क्या करना चाहिए, कहीं CD में या माइक्रोफिल्म में सेव करके रखना चाहिए। और स्टोर वाइटल रिकॉर्ड्स एट एन ऑफ साइट लोकेशंस अवे फ्रॉम योर ऑफिस। कभी कभी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होती हैं जिन्हें हमें ऑफिस से दूर स्टोर करके रखना चाहिए। कभी वहाँ पर ऑफिस में चोरी हो गई या कभी आग लग गई, इससे हमारा सारा डेटा लॉस नहीं होता है और हम अपने कई नुकसान से बच जाते हैं। अभी ये जो पढ़ा हमने ये फिजिकल सिक्योरिटी थी। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल सिक्योरिटी। दूसरे टाइप की है लॉजिकल सिक्योरिटी। लॉजिकल सिक्योरिटी कहते हैं क्या होती है, लॉजिकल सिक्योरिटी इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि लॉजिकल सिक्योरिटी में हमें सॉफ्टवेयर का एक्सेस का कंट्रोल अगर किसी को मिल गया तो वो लॉजिकल सिक्योरिटी में आता है। सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल एक्ट एज ए बैरियर्स बिटवीन यूजर्स एंड प्रोटेक्टेड रिसोर्स। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा एक होता है यूजर्स और रिसोर्सेज के बीच में एक बैरियर का काम करता है, अवरोध का काम करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स, अथराइजेशन एंड अथेंटिकेशन। अगर हमें सॉफ्टवेयर में एक्सेस चाहिए तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उसके कब हम कर सकते हैं, अथराइजेशन के द्वारा और अथेंटिकेशन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे अथराइजेशन और अथेंटिकेशंस, ये 2 पॉइंट्स ये क्या है इसके बारे में आगे लिखा हुआ है। अथराइजेशन, इट इज़ कैरिड आउट बाय ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर।
ऑफिशियल, मतलब कि अथराइजेशन केवल रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, इट इज़ द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर्स हु इज़ अटेम्प्टिंग टू लॉग इन, एग्जाम्पल पासवर्ड, OTP। अब ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? ऑथेंटिकेशन होगा हमारा एक्चुअल वेरिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, यूज़र हु इज़ अटेम्प्टिंग टू लॉग इन, उसके पास क्या होता है, पासवर्ड हो सकता है, OTP होता है। जैसे हम विड्रॉल करते हैं या ATM से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या निकालते हैं तो हम पासवर्ड डालते हैं या OTP वेरिफिकेशन होता है, वही ऑथेंटिकेशन है। Some computer systems may require additional security features for particular applications which are supported by the operating system। ये क्या होता है, कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जिनको एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स होता है फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी खास तरीके के एप्लीकेशंस के लिए कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा होते हैं, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज, इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है कई पार्ट्स में, जो कि नीचे लिखा हुआ है कैसे क्लासिफाई किया गया है। मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है इंटरनल एक्सेस कंट्रोल, तीसरा है लिमिटिंग द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्राइज। एक एक करके हम पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, जैसे एट यूज़र लेवल, टर्मिनल लेवल, मेनू लेवल, फाइल लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल, ये कई टाइप के लेबल्स हैं। इन सब लेवल्स पे हम एक्सेस कंट्रोल देख सकते हैं। जैसे कोई यूज़र लॉगिन करता है तो उसके लिए पासवर्ड हो गया, टर्मिनल लेवल पे हो गया, मेनू लेवल पे हो गए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेवल के हिसाब से एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है। इंटरनल एक्सेस कंट्रोल, दूसरा टाइप है इंटरनल एक्सेस कंट्रोल, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सच एज डेट, टाइम, टर्मिनल लोकेशन एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशन। इन इसके हिसाब से हम कंट्रोल करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटरनल एक्सेस में भी देते हैं। लिमिटिंग द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्राइज, सपोज किसी ने ट्राइज किया है, पासवर्ड 2 बार 3 बार डालते हैं तो लॉक हो जाता है, वही अनसक्सेसफुल ट्राइज है। इसको हम लिमिट करते हैं एंड लॉकिंग आउट द रिक्वेस्टर एंड साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सच इवेंट टू ऑल यूज़र। सपोज कोई ट्राई कर रहा है, गेस कर रहा है पासवर्ड को, तो वो एक बार एंटर किया, उसके बाद दोबारा एंटर किया, फिर तीसरी बार जब एंटर किया तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, और जो उसका यूज़र है, एक्चुअल यूज़र है, उसके पास या और सारे यूजर्स के पास एक मैसेज या इंटीमेशन चला जाता है कि कोई आपका ट्राई कर रहा है गेस करने के लिए। ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद है चौथा, ऑटोमेटेड ऑडिट ट्रायल ऑफ ट्रैकिंग ऑफ एक्सेस सिचुएशन। ये ऑटोमेटेड ऑडिट ट्रायल होता है, वो इसमें एक एल्गोरिथम होती है, वो ऑटोमेटिक एक्सेस करती रहती है कि कितने अलग अलग सिचुएशन में क्या कौन सा होना चाहिए। जैसे किसी सपोज कोई कर रहा है ऑटोमेटिक, जैसे लॉक हो जाता है पासवर्ड डालने के बाद 3 बार, तो ये ऑटोमेटेड हो गया। लिमिटिंग प्रिविलेज एक्सेस ऑन डायरेक्टरीज एंड यूटिलिटीज़, कुछ यूटिलिटीज़ हो गई, कुछ डायरेक्टरीज हो गई जिनको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक 2-3 बंदे को ही उसका एक्सेस होता है, बस सभी को नहीं होता है। कुछ डेटाबेस हो गया, उनको 2 ही 3 बंदे के पास उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। दैट मीन्स क्रेडेंशियल्स केवल लिमिटेड बंदे के पास ही दिए जाते हैं। इंक्रिप्शन ऑफ डेटा एंड फाइल्स, अब जो हमारी डेटा हैं और फाइल्स हैं उनको हमें इनक्रिप्टेड करके रखना होता है, ताकि अगर किसी गलत हाथ में भी मिल जाए तो वो उसको यूज़ ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सके। सिक्योरिटी कोड जनरेटर्स, ये एक होता है, ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी कोड जनरेट्स होते हैं। इट इज़ ए टेक्निक दैट कॉजेज सक्सेसिव पासवर्ड इंटर्ड बाय ए यूज़र टू डिफर इन अनप्रेडिक्टेबल वेज। एग्जांपल, सिक्योरिटी की जनरेटर, handheld keys, decoders and access control encryption cards which would monitors delivery of one time password to a coordinating host। इसका मतलब ये हो गया, इसमें कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए सिक्योरिटी कोड जनरेटर लगा होता है, वो हर बार यूनिक पासवर्ड जनरेट करता है, वो पिछला नहीं होता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड जनरेट करेगा, वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, तब वो आगे बढ़ने देता है, ये मतलब एक्सेस आपको मिलता है। इसमें हमेशा
हाँ, पासवर्ड कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा चेंजिंग होती रहती है। Smart cards. These are the cards that contain a microprocessor or equivalent means of logically processing data, a memory for storing data, and dedicated security logic. The smart cards are self-verifying security cards used in many applications: debit cards, credit cards, telephone चार्ज कार्ड्स एंड रिकॉर्ड रिपोजिटरी। ये एक तरीके के स्मार्ट कार्ड्स हो गए जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप्स या इक्विवेलेंट्स मीन्स उसी तरीके का कोई ना कोई ईएमबी चिप्स जैसे आपने देखी होगी वो लगी होती हैं, जिसमें डेटा होता है, मेमोरी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है, लेकिन वो इतना सिक्योरिटीज़ के हिसाब से इसको भी लॉजिक सिक्योरिटी में रखा जाता है, जो थोड़ी सी डिटेल्स रखते हैं। जैसे आपका एटीएम हो गया, उसमें ईएमबी चिप लगी होती है, जो कि डेबिट कार्ड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, इन सब पर टेलीफोन चार्जेस हो गया। आपने देखा होगा कि पहले सेटेलाइट्स डिश टीवी में भी कार्ड्स आते थे, उसमें भी एक ईएमबी चिप लगी होती थी। तो वो चिप्स जो है हमारे कार्ड्स का इंफॉर्मेशंस रखती हैं, वो भी एक तरीका का ऐसा लॉजिक सिक्योरिटी में आता है। सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल. Access controls are control designed to prevent or limit the likelihood of unauthorized access to data, files, or program. Access control which can be built into a system software. सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल. अब सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने से बचाने के लिए भी एक कंट्रोल रखा जाता है जिसे सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल कहते हैं. इसमें क्या होता है, इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा, फाइल्स और प्रोग्राम्स जो है उसको रोका जा सके. एक्सेस कंट्रोल विच कैन बी बिल्ड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर. वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में बने होते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए होता है. जैसे पासवर्ड हो गया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द यूज़र्स हो गया, पर्सनल जिसको पिन बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया तो वो पिन हो गया. इनक्रिप्शंस एंड ऑथेंटिकेशन हो गया, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो गया, फिर उसका ऑथेंटिकेशन हो गया ओटीपी के द्वारा. ये सारे उसमें आ गया. अब पासवर्ड क्या होता है, हम डिटेल में इसको जानेंगे. Password are a set of characters which may be allocated to a person's, a terminal or a facility which are required to keyed into the system before further access and further access is permitted. The terminal user can be restricted to the use of certain files and programs. Example, in a banking system, clerical grade staffs are allowed to access certain routine programs only. अब पासवर्ड हम सबको पता है, हम कहीं ना कहीं पासवर्ड यूज़ करते हैं. जीमेल का पासवर्ड हो गया, हमारे व्हाट्सएप का पासवर्ड हो गया, फ़ोन का पासवर्ड हो गया. तो ये सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं जिनको हमें टाइप करना होता है एक्सेस के लिए, तभी एक्सेस परमिटेड होता है. इस तरह के होते हैं. बैंक में भी क्लर्क के पास, सभी के पास अपना अपना पासवर्ड होता है, हम सभी यूज़ करते हैं. यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होता है, तभी हम सीबीएस में एक्सेस मिलता है. पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 करेक्टर. ये क्वेश्चन से यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पासवर्ड कितने करेक्टर का होना चाहिए. मिनिमम 8 करेक्टर्स का होना चाहिए. लॉन्ग एंड इंक्लूड अपर एंड लोअर. ये सभी को पता है कि अपर एंड लोअर केस में होना चाहिए. एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल करेक्टर होना चाहिए. स्पेशल करेक्टर एटलीस्ट 1 होना चाहिए. इट इज़ ये यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए. इस तरह इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए. अब इट इज़ अमेजिंग टू नोट दैट ए ब्रूट फोर्स टूल्स, एक ब्रूट फोर्स टूल्स होता है. अगर आपने पासवर्ड 4 करेक्टर्स का रखा है तो वो 4 सेकंड में आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है. और वहीं अगर हमारा पासवर्ड टेक्स अबाउट 10 years टू क्रैक एंड 8 करेक्टर्स, द सेम टूल्स, मतलब ब्रूट फोर्स जो टूल्स है, अगर आपका पासवर्ड 8 करेक्टर्स का है तो उस 8 करेक्टर्स के पासवर्ड को पता करने में उसको 10 साल लगेगा. लेकिन अगर वही 4 करेक्टर्स का है तो उसको 4 सेकंड लगेंगे उसको क्रैक करने में. इसलिए इसको बोलते हैं कि एटलीस्ट 8 करेक्टर्स का होना चाहिए. The terminal from where the unauthorized user attempting the violations may be automatically disconnected, or that account will be automatically logged by the systems after a certain number, say 3 of unsuccessful. ये मैंने भी आपको पहले बताया था कि अगर ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे होते हैं कि उसमें अगर 3 बार आपने गलत पासवर्ड डाला तो वो लॉक हो जाता है. अगला है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. जो सेकंड इसका था, पहला हो गया पासवर्ड
सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए 3 होते हैं। पहला हो गया पासवर्ड, दूसरा हो गया पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहला पासवर्ड, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशंस। तो पासवर्ड हमने पढ़ लिया कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 स्मॉल केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 4 कैरेक्टर्स को का पासवर्ड है तो ब्रूट फोर्स को 4 सेकंड्स लगते हैं तोड़ने में, और 8 कैरेक्टर्स का है तो सेम ब्रूट फोर्स टूल्स को क्रैक करने में 10 साल लगते हैं। और मिनिमम 3 जो हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दे। अगला है पिन। PIN. In some systems, the user might have a special PIN, personal identification number, which identifies him or her to the system, and the user will be allowed access to a certain part of the system, but forbidden access to the other parts. Example: cash dispensers, which checks the PIN code and the magnetic strips of the card against the code number keyed in by the cardholder, and the two codes must match before the cardholder is allowed to withdraw any कैश। अब पिन हमने सबने विड्रॉल किया है, तो जब विड्रॉल करते हैं तो हमें अपना एटीएम पिन, डेबिट कार्ड पिन डालना पड़ता है। वो 4 कैरेक्टर्स का होता है। वो 4 कैरेक्टर्स का जो पिन है वो हमारे जो डेबिट कार्ड है उसकी एएमबी चिप में स्टोर होता है। जब भी हम उसको टाइप करते हैं तो वो उससे मैच करता है और उसके बाद ही आपको विड्रॉ करने के लिए अलाउ करता है। इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, जो कि थर्ड टाइप था। व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीकम्युनिकेशंस लिंक्स आर नेटवर्क, देयर आर 2 मेन सिक्योरिटी डेंजर्स। जब हम कोई भी डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो डेटा का ब्रीच होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि डेटा हमारा ट्रेवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो उस बीच में कोई भी उसको अगर प्लेन टेस्ट जा रहा है तो उसको कोई भी हैक करके या किसी भी तरीके से उसको उस डेटा का यूज़ करके उसको मिसयूज़ कर सकता है। उसको जान जाएगा तो उसको चेंज कर सकता है, या कई तरीके भी हैं जो कर सकता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, when data is transmitted over a telecommunications link or a network, there are 2 main security dangers: unauthorized access by an eavesdropper and direct intervention by someone who sends false messages down the line claiming to be someone else, so that the recipient of the message will think that it has came from an authentic sources. Suppose आपने किसी को नेटवर्क ऑनलाइन आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए आपने उससे पैसे मांगे 1000 रुपये, और डेटा प्लेन टेस्ट में जा रहा है और किसी ने उसको बीच में ही उसको चेंज कर दिया और 1000 से वो 10,000 कर दिया, 1 लाख कर दिया। तो जो डेस्टिनेशन पे जिसको मैसेज रिसीव हुआ उसको तो यही लगेगा कि आपने उससे 1 लाख रुपए मांगे हैं, तो वो सेंड कर दिया और उसने नंबर भी चेंज कर दिया, अकाउंट नंबर बीच में, तो वो तो पैसे तो 1 लाख दूसरे के में चले गए। तो इस तरह के बचने के लिए क्या करते हैं, इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन करते हैं। Encryption is the only secure way to prevent eavesdropping, since eavesdroppers can get password by tapping the line or by experimenting with various likely password. तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इनक्रिप्शन में क्या होता है कि ओरिजिनल जो हमारा मैसेज है, टेस्ट है, उसको हम रैंडमली ऐसे नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है किसी कोडिंग के द्वारा। उसमें एक रीजनिंग या लॉजिक होता है कि इस करेक्टर्स का मतलब ये है, बाद में वो डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। तो इनक्रिप्शन इन्वॉल्व्स scrambling the data at one end of the line, transmitting the scrambled data and unscrambling it at the receiver end of the line. उसको हम क्या करते हैं, उस डेटा को चेंज कर देते हैं, जिस मेथड से उसको चेंज किया गया था उसको जब वहाँ पे पहुँचता है सेंडर रिसीवर के पास, तो वो उसको उसी सेम लॉजिक से उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। अगला है ऑथेंटिकेशन। Authentication is a technique of making sure that a message has come from an authorized sender. Authentication का मतलब होता है कि वो ऑथेंटिकेट करता है, उसको वैलिडेट करता है कि हाँ ये डेटा हमारा सही जगह से आया है जहाँ से इसको आना था। ऑथेंटिकेशन इन्वॉल्व्स एडिंग एन extra field to a record with the content of this field derived from the remainder of the record by applying an algorithm that has previously been agreed between the sender and the receiver. Suppose किसी ने डेटा सेंड किया और किसी को डेटा रिसीव हुआ, तो
रिसीवर के पास वो की रहेगी जिसे वो ऑथेंटिकेट कर देगा, तभी वो ओपन होगा जब वो की को इंसर्ट करेगा। जैसे पासवर्ड हो गए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स होती हैं, अगर पासवर्ड सामने वाले को पता होगा तभी वो ऑथेंटिकेशन होता है, तभी वो फाइल्स खुलती है। इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। दोस्तों अब आगे इसके आगे मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू करता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू दोस्त, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में। थैंक यू वेरी